नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पंडित गौरी दत्त शर्मा का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र परिचय, समीक्षा और संक्षिप्त कथासार का अध्ययन हम आज इस सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित गौरी दत्त शर्मा का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा रचित है। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। कौन? डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है 35 पृष्ठों में समाहित एक लघु काव्य उपन्यास है। बहुत छोटा सा उपन्यास है, 35 पृष्ठों का ही एक उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। इसके लेखक गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरी दत्त शर्मा ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री और पुरुष, मतलब दोनों कौन, स्त्री और पुरुष, इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई। एक बनिया परिवार की कथा है, उसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती चली जाती है। पात्र हैं इसके, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? पुरुष पात्र के बारे में लाला सर्वसुख हैं, जो मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की है। दौलत राम लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ये पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र हैं, इसके बेटे की। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा है। ये रेलवे में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। एक परिवार की कहानी है जो बनिया परिवार है, उसकी कहानी का वर्णन उपन्यास में किया गया है। स्त्री पात्र हैं ज्ञानो, जो जेठानी है, दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू। यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आनंदी देवरानी का नाम है। आनंदी छोटे लाल की पत्नी है, व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री। आनंदी देवरानी सुशिक्षित और गुणवान है। पढ़ी लिखी स्त्रियों को और अनपढ़ स्त्री का इसमें दिखाया गया है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। ये गौण पात्र हैं इसमें जो कथा को विस्तार देते हैं। शिवदयाल, बंसीधर, कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी जो बाल विधवा हैं, लाला बुलाकीदास मदरसे में नौकर, और झल्लामल। कथासार क्या है इसका? इसमें कोई दो राह नहीं है कि उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के छोटे बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपड़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी छोटी बहू, उससे सबकी खटपट लगी रहती है। यानी परिवार में जो होता है उसी कहानी का वर्णन किया गया है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है।
उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। यानी हमारे समाज में जो पुराने समाज की कुरीतियां हैं, बाह्य आडंबर, धार्मिक अंधविश्वास आदि सभी पर चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की चर्चा भी उपन्यास में की गई है। अलगोजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित की गई है कि हमारे समाज में जब व्यक्ति के दो बेटे होते हैं तो विवाह होने के पश्चात निश्चित तौर से ही उन्हें अलग होना पड़ता है। यानी परिवार की आवश्यकताएं या मनमुटाव कुछ भी समझ लीजिए, तो उस अलगोजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास पर भी हल्की इस पर भी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास के अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ वह ले जाती है। इस उपन्यास की समीक्षा भी हम देख लेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण था। उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्य वर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपन्यास में सर्वसुख नाम का जो बनिया है, जिसके दो पुत्र दौलत और छोटे तथा पुत्रियां पार्वती और सुखदेई, सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो, छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना वह करती रहती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की महिला थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब बंटवारों में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसीलिए हवेली से जाते समय वह दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतार कर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी ही धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति को देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया कि इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह उसको कठिनाई में व्यतीत करने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई अर्थात कहने के तरीके, शब्द में ही छिपे हुए हैं का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का प्रयोग, सचेत प्रयोग, बोलचाल और उसमें मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव है। ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन
करती हैं। इसके साथ ही पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग भी किया है, जैसे और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाच पात लेकर दुकान में ही डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया सब कुछ उसके पास था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की एक ऐसी पुस्तक है जिससे आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त ने अपने इस कृति से स्पष्ट कर दिया है कि वे इसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे हैं। इस तरह यह उपन्यास हमारे हिंदी भाषा के लिए एक अनमोल धरोहर है। अब उपन्यास के कुछ विशेष कथन हैं। यह उपन्यास समस्या के समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूंक की जगह डॉक्टरों को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, वह सब काम किए जाती हैं। इस उपन्यास में पुनर्विवाह का समर्थन भी किया गया है। वह विवाह जो एक बाल विधवा थी उसका विवाह दोबारा से करवाकर उस पुनर्विवाह को भी प्रदर्शित किया गया है कि उस समाज में लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग है। प्रमुख उदाहरण है इसमें शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। मेरठ में सर्वसुख नाम के एक अग्रवाल बनिया थे। प्रमुख कथन है जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में कई बार आए भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।